बेटा जो कहता है कि फ़िज़िक्स समझ में नहीं आती, परसेप्शन बदल दो, फ़िज़िक्स बदल जाएगी। गुड लक। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th फिजिक्स की चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक्स बताऊंगा और उस टॉपिक पे एनसीईआरटी में बेस्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस कौन है। प्रोफेसर ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? नहीं बेटा, अब तो आप काफी आगे तक पढ़ चुके हो। सेकंड बुक की बात मैं कर रहा हूं, तो आप इतना तो ध्यान दे ही चुके होंगे कि एनसीईआरटी में जो कंटेंट है, जो टॉपिक है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस का सीक्वेंस है वो बड़ा बेतरतीब है, उस क्रम में नहीं दिया गया है, तो बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि सर टॉपिक तो मैं पढ़ लिया, अब इस टॉपिक का क्वेश्चन कौन सा है हमें कैसे मालूम? मैं कोई क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, वो टॉपिक अभी आगे है तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए बच्चों की बहुत दिनों से रिक्वेस्ट चल रही थी, तो पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मुझे ये काम पहले करना चाहिए था। खैर देर आए दुरुस्त है। तो दोबारा बता दूं क्या करना है। टॉपिक्स बताऊंगा मैं, टॉपिक्स के बाद एग्जाम्पल नंबर बताऊंगा उस टॉपिक का और एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो। बीच बीच में मैं आप लोगों को इसी तरह लाइव आके ये भी बताता चलूंगा कि देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे एग्जाम्पल भी नहीं कोई है एनसीईआरटी में और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी नहीं है, तो उसको मैं हाईलाइट करूंगा कि वो किस टाइप की चीजें हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो आप देखना शुरू करें। बीच बीच में मैं आता रहूंगा, यंग्स मॉडुलस है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, उस पर मैं चर्चा करूंगा कि उस पर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर बीच में ऐसे फ्लूइड वाले चैप्टर में कैपिलरिटीज पे है, कैपिलरिटीज पे एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो वो बताऊंगा मैं किस टाइप का क्वेश्चन है। सो प्लीज कम एंड लेट अस एंजॉय द वीडियो एंड नोट डाउन। द मेन थिंग इज यू हैव टू नोट डाउन, क्योंकि बार बार वीडियो चला के देखना अच्छा नहीं होता। पेरेंट्स फोन ले लेते हैं ना, क्या कर रहा है तुम, बात आ रही समझ में? तो फटाफट वीडियो देखो बेटा, हमको अपना ड्यूरेशन नहीं बढ़ाना है कि हाँ बार बार आप देखो, नहीं, मैं आपके फायदे की बात करता हूँ। आप वीडियो देखो, तुरंत नोट करो एक्सरसाइज नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। इसमें आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस ये देखेंगे। स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच ग्राफ हैं, जो पॉइंट्स हैं उनको देखिएगा आप। तो जैसा मैं शुरू में आप लोगों को बताया हूं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे न्यूमेरिकल्स तो हैं, ग्राफ तो हैं, ठीक है, लेकिन उस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। मैं ग्राफ का नाम लिया तो आप लोग देखे होंगे, ग्राफ में बेटा आप लोग एक ये काम करना है कि जैसे ग्राफ में जो पॉइंट्स है ना, जैसे ये स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का ग्राफ बना है, सारी किताबों में है, तो जो इसमें पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को आपने याद करना। ये यील्ड पॉइंट हो गया, यहां ब्रेकिंग पॉइंट हो गया, ये प्लास्टिक रेंज हो गया, तो इन सबको आपने समझना है, इनको याद करना है। ठीक है, बात मैं कर रहा था इस वाले फार्मूले की, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल है। ठीक है, ये एफ अपॉन ए एल अपॉन डेल्टा एल हो गया। y तभी चेंज होगा जब मटेरियल चेंज होगा। मैं कह दिया कि कॉपर वायर है, एक वायर पतला है और उसी लेंथ का एक वायर मोटा है, उसी लेंथ का एक वायर मोटा है। आगे बात समझ में? पूछा जा रहा है कि किस वायर से आप ज्यादा वेट हैंग कर पाओगे। वेट मींस फोर्स। फ्रॉम विच वायर यू कैन हैंग द मोर वेट। सर कॉमन सेंस की बात है, जो मोटा हो उससे ज्यादा, लेकिन कभी रेशियो निकालने के लिए दे देगा तो आपसे वेट पूछा जा रहा है बेटा, तो इस फार्मूले से आप एफ निकाल लीजिए। एफ इज इक्वल टू क्या हो गया,
वाई ए डेल्टा एल बाई एल। सर आप कह रहे हो लेंथ दोनों का सेम है, लेंथ दोनों का सेम है, ए जिसका अधिक होगा उससे वेट सस्पेंडेड ज्यादा होगा, वो वायर टूटेगा नहीं जो ज्यादा मोटा होगा। सर रेशियो वाली क्या बात कर रहे थे बेटा, डबल है एरिया तो वेट लिफ्टेड डबल हो जाएगा। रेडियस 3 टाइम्स कर दिया गया, y इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल बाई एल, रेडियस 3 टाइम्स कर दिया गया तो जो वेट लिफ्टेड हो जाएगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा। ये मेरा कहने का मतलब है। तो जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी, आजकल मोस्टली बच्चे ऐसे लरोरा ही पढ़ रहे हैं ऐसे होम एग्जामिनेशन के लिए, इवन बोर्ड के लिए भी, तो इसमें कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, कई टाइप के क्वेश्चन बन गए। इसमें क्या किया, लेंथ सेम किया, एरिया अलग अलग रख दिया। अगले में क्या कर देगा, एरिया सेम रख देगा, लेंथ अलग रख देगा। किसी में चेंज इन लेंथ अलग अलग देगा। तो ये आप समझ गए। तो इस चीज पे आप अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में नहीं होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, आप फर्स्ट बुक से ही देख रहे हो तो इसको आप रेफरेंस बुक से आप देख लेना। थैंक यू। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं इसको, देखिएगा आप। स्ट्रेस बताया था, हर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है और उनके कांस्टेंट्स हैं। चैप्टर 9 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स हम लोग देखेंगे। इसमें बिल्कुल सीक्वेंस में मैं दिया हूँ, आप नोट करते रहिए। पास्कल लॉ, प्रेशर एट एनी डेप्थ, बैरोमीटर, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस में आप देखेंगे, हाइड्रोलिक लिफ्ट देखेंगे। हेलो बच्चों, चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ वाला जो कंसेप्ट है एनसीईआरटी में, वो बड़ा अचानक से ही बड़ा सीरियस सा शुरू किया है। वो ये मान रहे हैं कि ग्रेड 8 की चीजें भी बच्चे को याद है। कहाँ याद रह जाएगी, बीच में इतने तूफान आए, 10th का बोर्ड आया, 9th में इतनी नई नई चीजें आप सीखे, तो कहाँ 8th की चीज याद रहेगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि चेंज इन प्रेशर विद डेप्थ। सर इसका क्या मतलब, इसका सीधा सा मतलब ये है बेटा कि कहीं बहुत गहराई वाले पानी की बात कर रहा हूं, छोटे हाइट पे छोटे डेप्थ पे ये नहीं काम करता, ये विजिबल नहीं होता, कि कहीं आप एच डेप्थ पे अंदर चले गए हो और जो भी ये लिक्विड है, जो भी मीडियम है, इसकी डेंसिटी डी है, तो यहां एच डेप्थ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस लिक्विड जो होगा वो क्या होगा, एच डी जी। बच्चा कह रहा है कि सर आप फिजिक्स टीचर्स तो कहते हैं कुछ याद नहीं करना है और आप डायरेक्ट याद करने के लिए कह रहे हो, इवन एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट लिखा है। सर कहां से आया, ये प्रकट कहां से हुआ? बिल्कुल अच्छी बात बेटा। तो देखो इसका प्रूफ बता दूं, आगे आपको हेल्प भी करेगा ये कुछ न्यूमेरिकल जब आप करोगे कॉम्पिटिटिव लेवल के। देखो बेटा ये भी जो भी ये बेस होगा इसकी कुछ एरिया होगी कि नहीं, मैं इसी सिस्टम के साथ सॉल्व कर रहा हूं। इसकी कुछ एरिया होगी, हाँ सर एरिया है, एरिया पे क्यों कूद के चले गए बेटा? F बाई ए होता है फोर्स, हाँ होता है, और फोर्स यहाँ पे क्या लगेगा, इस सरफेस पे फोर्स क्या लगेगा, इस लिक्विड का वेट लगेगा, वेट लगेगा, बिल्कुल जी। एरिया आ गई। अब सर अब क्या कीजिएगा यार बेटा, इसकी डेंसिटी डी है, पहले बता दिया था फार्मूले में ही, हाँ डेंसिटी डी है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सर जी डेंसिटी तो लिख दिए, अब इसका वॉल्यूम कैसे निकले बेटा? एरिया है ए और ये पूरी डेप्थ है एच, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, मैथ्स में भी पढ़े आप, ए इंटू एच हो गया। और ये जी तो जी है ही, दोबारा बता दूं ये पूरी चीज किसकी जगह आ गई, मास की जगह है, और ये जी जी है, ए था, ए से ए कैंसिल हो गया तो एच डी जी आ गया। ये मामला नोट करना चाहे नोट कर लें आप, आसान सी चीज है। तो एच डी जी आ गया। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा उस पॉइंट पे लगने वाला प्रेशर बढ़ता जाएगा। नोटेड? बैरोमीटर भी बड़ा लंबा चौड़ा दिया है, ठीक तो चीज है कि भाई ठीक है, खूब ढेर सारी चीज दिया गया है, लेकिन बेसिक एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, बहुत डिटेल लिखा है, लेकिन बेसिक तो मालूम होना चाहिए
बैरोमीटर तो कई टाइप के होते हैं, आपको देखना है ये मरकरी वाला बैरोमीटर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मरकरी इसमें फील्ड है और एक ट्यूब है मोर देन 1 मीटर की, और नॉर्मल प्रेशर जब होता है तो इसमें भी मरकरी जो है उसकी हाइट होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर है, कहा जाएगा प्रेशर एट दैट प्लेस इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम। सर क्या मतलब हुआ? और ये जान जाओ आप, ये स्पेस है टॉर्सलीज स्पेस। टॉर्सली ने ये बैरोमीटर बनाया था, तो टॉर्सलीज वैक्यूम कहते हैं इसको, टॉर्सलीज वैक्यूम कहते हैं, टॉर्सलीज वैक्यूम कहते हैं। मुझे बात इस प्रेशर की करनी है। HdG, H कितना हो गया है भाई? 76 सेंटीमीटर, तो मीटर हो गया। D डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? मरकरी है तो मरकरी की डेंसिटी की जाएगी, मरकरी की डेंसिटी। मरकरी पानी से 13.6 टाइम्स भारी होता है। पानी की डेंसिटी है कितनी? अगर आप मालूम ही है कि 1000 kg पर, ठीक है, मीटर क्यूब है, तो 13.6 इंटू 10 की पावर 3, 13.6 टाइम हेवियर हो गया ना, ठीक। और G10, और G10 ये HdG हो गया। ये सब सॉल्व करने से आपका आता है 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 76 सेंटीमीटर का मतलब क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझो इस बात को। कहीं कहा जा रहा है कि मरकरी कॉलम इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पास्कल हो गया? इतने पास्कल। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लें आप इसको। क्लियर? ओके, थैंक यू। अब बच्चों ऐसे टॉपिक्स पे मैं आ रहा हूँ जिसके बगैर क्वेश्चन पेपर बनता ही नहीं। बर्नौलीज थ्योरम, उसके पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप पढ़ेंगे। ठीक है, कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन उसकी ज़रूरत पड़ती है। बर्नौली थ्योरम तो आप पढ़ ही लो, इसके न्यूमेरिकल्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे आपने करने हैं। 100% श्योर है कि आपके एनुअल एग्ज़ाम में ये रहता है। टू स्ट्रीम लाइन फ्लोज कैन नॉट कट ईच अदर, ये भी है। स्पीड ऑफ फ्लक्स, इफ्लक्स जो है ये आप पूछ लेना, जिसके स्कूल में पढ़ाया जाता है वहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। बेटा लोग, बर्नौलीज थ्योरम के जितने एप्लीकेशंस आप करो कम हैं। कुछ तो यहाँ पे लिस्ट में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, एरोफाइलिंग, मैग्नस इफेक्ट। इसके अलावा भी व्हेन टू बोट्स आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन दे कम क्लोजर, एटोमाइज़र, वाई टिन शेड फ्लाई ऑफ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो इस तरह आप अपनी कोई रेफरेंस बुक निकाल लेना और जितने भी एप्लीकेशंस बर्नौली के हैं वो आप कर लेना। विस्कोसिटी की डेफिनीशन, विस्कस फोर्स की डेफिनीशन, इसका डायमेंशन और इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, घटता है या बढ़ता है, ये देख लेना। टेम्परेचर बढ़ाने से जो लिक्विड्स हैं उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वो रैंडमली मूव करने लगते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स फार्मूला छोटी सी चीज़ है, ये टर्मिनल वेलोसिटी में ही इंक्लूड करके दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन आप पढ़ लेना। लिखा हूँ कि इसके एप्लीकेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 मार्क्स में पूछते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड और पैराशूट के बारे में।
ये एक्सेस प्रेशर वाला टॉपिक भी 3 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल, और इस पर ठीक ठाक क्वेश्चंस भी हैं एनसीईआरटी में, मैं लिख दिया हूँ। तो इसको आप लोग निश्चित कर लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर फिर भी आगे वाले टॉपिक में कैपिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके डेरिवेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कैपिलरिटी आ गया, देखिए ये भी आने वाली चीज़ है। बर्नौलीज थ्योरम, कैपिलरिटीज़, ये सब आते हैं बेटा लोग, तो इनकी बार बार आप प्रैक्टिस कर लेना। टर्मिनल वेलोसिटी इसके पहले बताया मैं आप लोगों को, ये मस्ट कम है ये बेटा लोग। सीधी सी बात है, जहाँ एप्लीकेशंस आते हैं किसी टॉपिक के, वहाँ आपको बुक उठाना पड़ेगा, नोट्स और कायदे से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एप्लीकेशंस कहीं से भी पूछ सकते हैं और ये आसान सा होता है। कोई न्यूमेरिकल या डेरिवेशन तो लंबा तगड़ा है नहीं, तो आसानी से आप नंबर पा सकते हो। हेलो बच्चों, तो ये मामला है कैपिलरिटी के न्यूमेरिकल का। इस टॉपिक पे एनसीईआरटी में एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो मैं सोचा कि कम से कम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल तो इस वीडियो में डाल दूं, फिर अगली किसी वीडियो में कंप्लीट न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे। फार्मूले का डेरिवेशन तो आप देख लोगे, 2s cos थीटा अपॉन आर डी जी एसेंट फार्मूला लिखा ही हूं मैं स्लाइड में अपने। S क्या है? इस लिक्विड का सरफेस टेंशन। किसी कैपिलरी ट्यूब को, थिन बोर ट्यूब होती है, उसको जब आप इसे लिक्विड में डालते हैं तो एक सर्टेन हाइट तक लिक्विड ऊपर उठ जाता है। ठीक है, क्यों उठ जाता है वो सब डेरिवेशन का हिस्सा है। थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, आर रेडियस ऑफ ट्यूब है, क्योंकि हमारे इस वीडियो का पर्पस कुछ और, वो मैंने आपको बता दिया। आर रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब है और डी इस डेंसिटी है इस लिक्विड की। तो ठीक है सर, सिंपल न्यूमेरिकल की बात आप कर रहे हो, सरफेस टेंशन दिया जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट दिया जाएगा। अगर नहीं किसी न्यूमेरिकल में दिया है तो थीटा जीरो आइडियल केस में लेते हो। प्योर वाटर ग्लास में रहेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जीरो। ठीक, मतलब वो आइडियल केस मान के चलो आप। किसी भी केस में रेडियस दिया जाएगा, डेंसिटी दी जाएगी, कर लेंगे। सर इसीलिए शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, वैल्यू पुट करने वाला था, नहीं बेटा ये तो सिंपल है, नहीं दिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आता है एनुअल एग्जाम में आप लोगों के, कि कहता है कि इस कैपिलरी ट्यूब को आप अल्फा डिग्री से बेंड कर दिए, टिल्ट कर दिए अल्फा से, देन व्हाट विल बी हाइट ऑफ लिक्विड इस ट्यूब, इस केस में ट्यूब तो वही है इस केस में, और दूसरा लेंथ ऑफ लिक्विड। अब यहां आपको देखना है कि हाइट ऑफ लिक्विड और लेंथ ऑफ लिक्विड में क्या अंतर है। समझ में बात क्या करनी है? व्हेन यू हैव टिल्टेड दिस ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब बाय अल्फा डिग्री, then what will be height of the liquid and what will be the length। देखो बेटा, हाइट तो यही सेम रहेगी जो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की हो। हाइट सेम रहेगी एज इन वर्टिकल केस, एज इन वर्टिकल केस। ठीक है सर, ये h हमको मालूम कर चल चुका है, ये l आप कह रहे हो h सेम ही रहेगा, h क्या रहेगा, यहां से भी देख रहे हो सेम ही रहेगा। ये अल्फा आप दे दिए हो, इस फिगर को देखो, इस फिगर को अलग अलग यहां बना दिया हूं ताकि आप समझ जाओ। बस सर समझ गया, मैथ आती है मुझे। h मालूम है, अल्फा न्यूमेरिकल दे रहा है 30 डिग्री समथिंग कुछ करके, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस, सुन रहे हो, ये क्या हो गया, इस एंगल के लिए बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। cos अल्फा इज इक्वल टू h बाई l, तो l इज इक्वल टू h अपॉन cos अल्फा। कुछ नहीं, बड़ा कि हाई अचीवर क्वेश्चन है, कुछ नहीं बेटा, फार्मूला आप याद करके जा रहे हो, बच्चा बच्चा फार्मूला याद करके जा रहा है, वैल्यू आपको रखनी आती है, गुणा भाग करना आता है, बस एक ये नई चीज आ गई सिंपल से मैथ वाली। शायद नहीं भी मैं बताता, दिमाग लगाते तो आप कर लेते कि अच्छा h तो मालूम हो गया है, h वही रहेगा इस केस में भी, अल्फा से इंक्लाइंड कर दिए, ये हाइपोटेनस l यही फाइंड करना है, यहां से काम। ठीक है, तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं वीडियो इस तरह डालता रहता हूं। हाँ, थोड़ा सा एक सेट पैटर्न पे नहीं डालता, ठीक है,
तो प्रायोरिटी देते हुए काम होती है मेरी। तो इसको आप लोग देखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड योर होम एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू।